हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने टॉपिक शुरू किया था यानी कि राठौड़ वंश हमने शुरू किया था। और राठौड़ वंश की हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी थी, नहीं पिछली 2 कक्षाएं राठौड़ वंश की हमारी हो चुकी थी। लास्ट कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था राव गांगा के बारे में। किसके बारे में? कि राव गांगा के बारे में लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था और उसकी मृत्यु की बात हमने की थी कि राव गांगा की जो मृत्यु की थी वो किसने की थी? राव मालदेव, यानी कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उस पिता का क्या नाम था? राव गांगा। इसलिए मारवाड़ का पितृहंता किसको बोलते हैं? राव मालदेव को, यानी कि मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। और इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, देखो उसके बाद में शासक बना आपके, यानी गंगा के बाद में शासक बनता है राव मालदेव। और राव मालदेव का जो शासनकाल आता है वो आपके सामने 1532 में शुरू हुआ और 1562 ईस्वी तक राव मालदेव यानी मालदेव का शासनकाल चलता है। अब देखो, यदि आपको मारवाड़ पढ़ना है तो मारवाड़ में 2 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें एक तो है आपके मालदेव। मालदेव को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है। साथ में इसके बाद में एक शासक और आने वाला है जिनका नाम है चंद्रसेन। क्या नाम है? चंद्रसेन। तो आप इनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 2 ही है, मालदेव यानी कि राव मालदेव और चंद्रसेन। इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं राव मालदेव। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपनामों की। किसकी नाम बात करेंगे? तो इनके उपनामों की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है हसमत वाला राजा। किसको? मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। साथ में इनको 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। देखो इनके उपनामों की हम बात करें, सबसे पहले हम इनके उपनाम जानते हैं। तो इनके उपनाम है क्या? तो इनको कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। यानी कि मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे और 52 युद्धों में ये क्या रहा था? विजय रहा था। यानी कि इसको कहते हैं कि 52 युद्धों का विजेता। साथ में इसको कहते हैं कि हसमत वाला राजा। देखिए हसमत वाला राजा किसको कहते हैं? तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। और उस समय के जो समकालीन फारसी इतिहासकार थे उनके द्वारा इसको हसमत वाला राजा कहा गया है। देखो इसका एक नाम आता है हसमत वाला राजा। और जो हसमत वाला राजा है वो किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने, कि फारसी इतिहासकारों ने इसको हसमत वाला राजा कहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इसका तीसरा नाम मिलता है हिंदू बादशाह। ये भी थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? यानी कि राव मालदेव को हिंदू बादशाह भी कहते हैं। इसके बाद में देखो हम बात करें कि भारत का महान पुरुषार्थी, भारत का महान पुरुषार्थी। और भारत का महान पुरुषार्थी किसको कहते हैं? तो राव मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी कहते हैं। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके इतिहासकार बदायूं ने। ठीक है, तो ये इनके उपनाम है कि राव मालदेव के कौन कौन से उपनाम है। तो राव मालदेव को 4 उपनामों से जाना जाता है। इनको कहा जाता है भारत का महान पुरुषार्थी। साथ में फारसी इतिहासकारों के द्वारा इसको हसमत वाला राजा कहा गया है। इनको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। साथ में इनको हिंदू सम्राट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनके उपनाम क्या क्या है। तो इनके उपनाम है 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला राजा, इसके बाद में है हिंदू बादशाह, इसके बाद भारत का महान पुरुषार्थी। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए? उपनाम हो गए। देखो आगे हम बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। यदि हम बात करें तो कि राव मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत पाली में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो राव मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत पाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? सोजत पाली में आपके मालदेव का राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक सोजत पाली में हो गया तो सोजत पाली में राज्याभिषेक होने के 1 वर्ष बाद में ये कहां पर गए थे? तो ये जोधपुर में गए थे। कि सोजत पाली में तो इनका राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन ये 1 वर्ष के बाद कहां पर गए थे? जोधपुर में गए थे। 1 वर्ष के बाद जोधपुर गए थे। ठीक है, इसको लिख लो आप एक बार।
इसके बाद हम देखो इनके युद्धों की बात करते हैं कि इन्होंने 4 से 5 महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं, उनकी हम बात करते हैं। इनको एक बार लिख लीजिए आप, ठीक है। इनका राज्याभिषेक सोजतपाली में हुआ था, ठीक है। और ये एक सोजतपाली में राज्याभिषेक होने के बाद 1 वर्ष के बाद में कहाँ पर गए थे ये अपने जोधपुर में गए थे। अब देखो सबसे पहले ये करेंगे भद्राजूण पर आक्रमण। और भद्राजूण का उस समय शासक कौन था? वीरा था। कौन था? वीरा था। तो इन्होंने भद्राजूण पर आक्रमण किया और वीरा को क्या कर दिया? इन्होंने पराजित कर दिया। सबसे पहले इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था? सबसे पहले इन्होंने 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में इन्होंने भद्राजूण पर आक्रमण किया। भद्राजूण कहां पर है? जालोर में। तो भद्राजूण जालोर पर इन्होंने आक्रमण किया और यहां पर एक व्यक्ति था, एक शासक था, यानी कि भद्राजूण का शासक कौन था? जिसका नाम था वीरा। क्या था? वीरा को इसने क्या किया? हराया। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राव मालदेव ने सर्वप्रथम वीरा को पराजित किया, यानी कि भद्राजूण जालोर के शासक वीरा को 1532 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद में देखो इन्होंने एक जगह और आक्रमण किया, नागौर के दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को पराजित किया, ठीक है। यानी कि दौलत खां, नागौर का उस समय शासक कौन था? नागौर का उस समय शासक था दौलत खां। और दौलत खां को किसने पराजित किया? तो दौलत खां को, नागौर के दौलत खां को राव मालदेव ने पराजित किया। और देखो जब इसको पराजित किया तो इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था आपके हीराबाड़ी का युद्ध। किसका नाम था? हीराबाड़ी का युद्ध। देखो ये 1532 में हुआ है, जबकि ये कब हुआ था? 1533 ईस्वी में इन्होंने जीत लिया, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो इनकी तीसरी विजय क्या थी? सिवाना विजय। सिवाना विजय कब की है? 1538 ईस्वी की है, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिए एक बार, आगे हम चलते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो ये 3 विजय तो इनकी हो गई है। अब हमने कल बात की थी कि इनका पिता राव गांगा था और राव गांगा के समकालीन नागौर का शासक कौन था? तो उस समय नागौर का शासक था आपके, जिसके साथ में दरिया जोश हाथी को लेकर मालदेव के और आपके वीरमदेह, उसका शासक कौन था? वीरमदेह। तो इनका चौथा जो आक्रमण होगा वो किस पर होगा? नागौर पर। पुनः इनका चौथा आक्रमण होगा। और नागौर का शासक उस समय कौन था? वीरमदेह। कौन था? वीरमदेव भी बोल सकते हो या देव बोल सकते हो, वीरमदेव। देखो कल हमने पढ़ा था कि एक हाथी था और उस हाथी का नाम क्या था? दरिया जोश। दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद होता है किस किस के मध्य? गांगा के समय गांगा के पुत्र, राव गांगा के पुत्र मालदेव और नागौर के शासक कौन था? वीरमदेह। वीरमदेह के मध्य दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद होता है, ठीक है। और ये विवाद बाद में जब गंगा के बाद में शासक कौन बना? राव मालदेव बना। तो राव मालदेव ने इस हाथी के विवाद को लेकर नागौर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और नागौर पर किसकी विजय हो जाती है? नागौर पर आपके राव मालदेव की विजय हो जाती है। और जो ये था, क्या नाम था इसका? वीरमदेह। क्या नाम था? वीरमदेह। वीरमदेह कहां पर चला गया? तो वीरमदेह चला जाता है आपके शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? दिल्ली किसके नियंत्रण में थी? तो उस समय जो दिल्ली पर अधिकार था वो किसका था? शेरशाह सूरी का अधिकार था। अब देखो शेरशाह सूरी का नाम आया तो हमें यहीं पर जानना चाहिए कि मालदेव के समकालीन शासक कौन कौन थे, कि मालदेव के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था। तो मालदेव के समकालीन दिल्ली का पहले, इनके समय पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले इनके समकालीन शासक था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। और हुमायूं को 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया। और इसके बाद में इनके समकालीन दूसरा शासक कौन था? शेरशाह सूरी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन कौन थे। तो हुमायूं भी आपके मालदेव के समकालीन था, साथ में शेरशाह सूरी भी किसके समकालीन था?
तो आपके मालदेव के समकालीन था। साथ में मेवाड़ की यदि हम बात करें तो हम पढ़ भी चुके हैं कि मेवाड़ का उस समय समकालीन शासक कौन था, उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह था। और इन्होंने उदय सिंह की सहायता भी की थी बनवीर के विरोध में, यानी कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या करनी चाहिए, विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह की हत्या करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, जब राव मालदेव ने उनकी सहायता भी की थी, वो बातें भी हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पर नागौर के विरमदेव को पराजित कर दिया। विरमदेव किसके पास में चला गया, दिल्ली चला गया, यानी दिल्ली के शेरशाह सूरी के पास में शरण में चला गया। अब देखो नागौर का जो शासक था विरमदेव, वो कहां पर चला गया, शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। किसके विरोध में, तो राव मालदेव के विरोध में शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब देखो इसके बाद में इन्होंने एक आक्रमण और किया, तो उस आक्रमण का नाम था आपके, कहां पर किया, बीकानेर पर इन्होंने आक्रमण किया। इन्होंने कहां पर किया, बीकानेर पर आक्रमण किया। किसने, राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया। और उस समय बीकानेर का शासक कौन था, राव जेत सिंह। कौन था, राव जेत सिंह यहाँ का शासक था। अब देखो बात ऐसी होती है कि बीकानेर पर आक्रमण किसने किया, राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया और राव जेत सिंह को पराजित किसने कर दिया, तो मालदेव ने पराजित कर दिया, राव जेत सिंह इसमें मारा गया। और इन दोनों के मध्य जो विवाद हुआ था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, पाहेबा साहेबा का युद्ध। कब का है, 1542 ईस्वी का। देखो पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो राव जेतसी और यानी बीकानेर के शासक राव जेतसी और आपके जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य पाहेबा साहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी में हुआ था। और इसमें विजय किसकी हो जाती है, तो राव मालदेव इसमें जीत जाता है और जेतसी की इसमें मृत्यु हो जाती है। और जेतसी का एक पुत्र था, जेतसी का पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। ठीक है, जेतसी का पुत्र कौन था, कल्याणमल, यानी कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, हमने पढ़ा था, तो वो कौन सा था, कल्याणमल। तो कल्याणमल क्या करता है, शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। पिता की मृत्यु के बाद में यहाँ पर अधिकार किसका होगा, बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया, मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव के अंडर में बीकानेर आ गया। जब मालदेव के अंडर में बीकानेर आया तो जो राव जेतसी का पुत्र था उसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था, कल्याणमल। और कल्याणमल कहां पर चला गया, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। अब देखो पहले ही इन्होंने दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था, तो ये बीरमदेव भी किसके पास में बैठा है, शेरशाह सूरी के पास में बैठा है। अब देखो यहाँ पर बीकानेर का जो आगे शासक बनने वाला है कल्याणमल, और कल्याणमल भी किसके पास में चला गया, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। दो लोग इसके विरोध में शेरशाह सूरी के पास में चले गए। अब देखो इसके बाद में एक घटना और आएगी, वो आएगी हुमायूं की। वो घटना कैसे आती है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो तीन कारण थे, इन तीन कारणों की वजह से शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। और फिर वहां पर 1544 ईस्वी में एक गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसको जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये बीकानेर पर आक्रमण किया और बीकानेर का राव जेतसी का पुत्र था जिसका नाम क्या था, कल्याणमल। और कल्याणमल कहां पर चला गया, तो कल्याणमल भी आपके शेरशाह सूरी के पास में सहायता लेने के लिए चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि इसको पुण्य क्या चाहिए था, अपना राज्य चाहिए था। ठीक है, पिता का जो इसका पिता का उत्तराधिकारी आपकी कल्याणमल था, तो ये भी उसके विरोध में चला गया था। देखो आगे चलते हैं, आगे हम राव मालदेव की और बातें करते हैं कि राव मालदेव ने और क्या क्या कार्य किया। देखो इनके एक विवाह की बात आती है। विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था वो 1536 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ में हुआ था। किसके साथ में, कि जो राव मालदेव है, कि जो मैं मालदेव बोल देता हूँ, कि मालदेव का विवाह 1536 ईस्वी में जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था क्या ना, लूणकरण की पुत्री जिसका नाम था आपके उमादे। क्या नाम था, उमादे। तो इसका विवाह कहाँ पर हुआ, तो इसका विवाह हुआ था जैसलमेर। ध्यान से समझना इस चीज को, जैसलमेर के लूणकरण, जैसलमेर का शासक कौन था, लूणकरण की एक पुत्री थी, उसका नाम था क्या, उमादे। क्या नाम था, उमादे। उसी को क्या बोलते हैं, रूठी रानी। क्या बोलते हैं, देखो मैं बताता हूं अभी क्या कैसे बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रूठी रानी। ठीक है,
देखो जो मालदेव का विवाह हुआ था वो 1536 ईस्वी में हुआ, और उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? लूणकर्ण था। और लूणकर्ण की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमादे। तो उमादे का विवाह हुआ, और उमादे कहां पर आती है? आपके जोधपुर में आती है। जोधपुर में कुछ मालदेव की गंदी हरकतें देखकर, कुछ गलत हरकतें देखकर उमादे कहां पर चली जाती है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? अजमेर के तारागढ़, तारागढ़ जो दुर्ग है ना अजमेर में, अजमेर की तारागढ़ दुर्ग में कौन चली जाती है? उमादे चली जाती है। किस कारण से? मालदेव से रूठ कर। ठीक है, इस कारण इसको रूठी रानी भी कहते हैं। वैसे देखो कई रानियों के लिए रूठी रानी का प्रयोग किया गया, लेकिन राजस्थान के इतिहास की एकमात्र रूठी रानी कौन सी थी? प्रमुख जो रूठी रानी थी प्रसिद्ध, वो यही थी कि मालदेव की पत्नी उमादे को क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोलते हैं। रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है? आपके अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखो, अब हम देखते हैं कि राव मालदेव के और हुमायूं के बीच में क्या संबंध थे, और हुमायूं के इन दोनों के बीच में क्या संबंध थे, और उन संबंधों के कारण ही शेरशाह सूरी कहां पर आक्रमण करेगा? तो शेरशाह सूरी आपके जोधपुर में आक्रमण करेगा 1544 ईस्वी में, और उसको क्या बोलते हैं? गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, करते हैं हम बात। तो देखो आगे चले हम, देखो हुमायूं के साथ में इनके संबंध देखते हैं। देखो हुमायूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हुमायूं उस समय दिल्ली का शासक था। दिल्ली के शासक हुमायूं, और उस समय सूर वंश का शासक कौन था? तो उस समय सूर वंश का शासक था आपके शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य दो युद्ध हुए हैं। कौन से दो युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण? चौसा का, एक तो हुआ था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और एक हुआ था आपके 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध। और इन दोनों ही युद्धों में कौन जीतता है? तो इन दोनों युद्धों में जो महत्वपूर्ण युद्ध था उसका आखिरी 1540 वाला जिसका नाम था बिलग्राम का युद्ध, इस बिलग्राम के युद्ध में कौन जीतता है? तो आपके शेरशाह सूरी जीतता है, और हुमायूं को वो दिल्ली की राजगद्दी से हटाता है, और कुछ समय के लिए दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है? आपके शेरशाह सूरी बैठ जाता है। देखो उसकी बात करते हैं कि मालदेव के का संबंध उससे किस प्रकार से था। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले किस युद्ध की बात करेंगे हम? चौसा के युद्ध की। किसकी बात करेंगे? चौसा क्या युद्ध। इनको आपको लिखना भी है 1539 ईस्वी में, कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो था आपके हुमायूं, कौन था? एक तरफ तो आपके हुमायूं था, साथ में सामने कौन था? तो शेरशाह सूरी था। सूर वंश का कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी। देखो इसमें ये जीतता है, ये हारता है। अब देखो जब ये चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं हारता है, तो इसमें ऐसी घटना होती है। उस समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब भी हमने जाना था कि उस समय का उदय सिंह के समकालीन शासक कौन था? तो मालदेव था। और मालदेव उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था राजस्थान में। तो जब इसने ये युद्ध हारा तो इसने इसको सहायता देने का ऑफर दिया कि तू मेरे पास आजा, यानी कि मालदेव ने, जोधपुर वाले मालदेव ने ऑफर दिया तू मेरे पास आजा, मैं तेरे को क्या कर दूंगा? सहायता कर दूंगा। तो पहले युद्ध में, यानी चौसा का युद्ध के बाद में, जो चौसा का युद्ध हुआ उसके 1539 में, उसके बाद में हुमायूं है ना, जो आपके सहायता लेने के लिए जोधपुर नहीं आता है। किससे के पास में? मालदेव के पास में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेता है। उसके बाद में फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य एक युद्ध और हो जाता है, और उस युद्ध का नाम है आपके बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, यह युद्ध होगा 1540 में। शायद ये युद्ध ना होता तो हम मारवाड़ का इतिहास कुछ अलग पढ़ते, और आपके जो आपके मुगल वंश हुआ है उसके बीच में भी शेरशाह सूरी नहीं आता। तो जैसे ही बिलग्राम का युद्ध हुआ, तो बिलग्राम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो वही दो व्यक्ति, हुमायूं एक तरफ है, हुमायूं एक तरफ है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य बिलग्राम का युद्ध होता है कब? 1540 ईस्वी में। और इसमें जीत कौन जाता है? इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब देखो इसमें कौन जीत जाता है? तो इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब देखो दिल्ली से कौन भागता है? आपके हुमायूं भागता है। शेरशाह सूरी जीत गया, शेरशाह सूरी ने इसको भगाया, तो ये दिल्ली से भागा,
और इसके बाद में जोगी तीर्थ स्थान पर ये आता है, और इसके यानी कि बिलग्राम युद्ध के बाद में सहायता लेने के लिए किसके पास में आता है, तो आपके मालदेव के पास में आता है। 1540 का जो युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध, उसमें हार के बाद में जोगी तीर्थ नामक एक स्थान था, वहां पर हुमायूं आता है और किससे सहायता मांगता है, तो मालदेव से सहायता मांगता है। अब देखो, जैसे ही इस बात का पता किसको चला, शेरशाह सूरी को इस बात का पता चला। दिल्ली में कौन बैठा है, शेरशाह सूरी बैठा है। तो शेरशाह सूरी को इस बात का पता चला कि सहायता के लिए किसने आमंत्रित किया है, तो मालदेव ने इसको सहायता के लिए आमंत्रित किया है। तो शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास में एक संदेश भिजवाया कि जैसे ही तेरे पास कौन आता है, हुमायूं आता है, तो उसको क्या कर लेना, पकड़ लेना। सूरी ने मालदेव के पास में संदेश भिजवाया कि जैसे ही तेरे पास में हुमायूं आता है, हुमायूं को क्या कर लेना, तो यहां पर पकड़ लेना। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूं। तो इसने सबसे बड़ी गलती क्या की कि इसने इस मालदेव ने क्या किया, हुमायूं को बिना सहायता भी नहीं की फिर, क्योंकि इसके पास से संदेश आ गया। तो इसको डर था कि कहीं शेरशाह सूरी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। तो ना तो इसने इसका कहा माना, ना तो इसको पकड़ा, और ना इसकी सहायता के लिए इधर अमरकोट की तरफ चला गया। और आगे चलकर बाद में उसको हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि अमरकोट की तरफ चला गया था। यानी कि मालदेव ने किसी भी प्रकार की कोई सहायता भी नहीं की, ना इसको पकड़ा। अब देखो, इसने तो आज्ञा दी है, इसको कहा है पकड़ने के लिए, तो ये नाराज हो गया। पहला कारण, दरिया जोश हाथी के विवाद के कारण नागौर का विरमदेव कहां पर बैठा है, शेरशाह सूरी के पास में बैठा है। साथ में बीकानेर का जो आपके कल्याणवल, बीकानेर का कल्याणवल कहां पर बैठा है, शेरशाह सूरी के पास में बैठा है, इसके विरोध में, मालदेव के विरोध में। और तीसरा कारण मालदेव ने यह पैदा कर लिया कि किसको नहीं पकड़ा, हुमायूं को नहीं पकड़ा। अब करेगा शेरशाह सूरी आक्रमण, कहां पर, जोधपुर पर। यानी कि मारवाड़ पर शेरशाह सूरी के द्वारा अब आक्रमण किया जाएगा, और वो आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको एक बार पूछा भी था, और उसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी थी एक एग्जाम में कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था। अब देखो, उसकी हम भूमिका बनाते हैं, और शेरशाह सूरी का अब होगा आक्रमण। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अब हम कर देते हैं शेर शाह सूरी का आक्रमण। शेरशाह सूरी का आक्रमण, देखो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसको युद्ध को क्या बोलते हैं, इस युद्ध को बोलते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। इसी को बोलते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध कहां पर हुआ था, पाली में। कहां पर हुआ था, पाली में। देखो एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी, 5 जनवरी 1544 को। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। शेरशाह सूरी के आक्रमण करने के 3 कारण मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। एक तो नागौर के दरिया जोश हाथी को लेकर विरमदेव कहां पर बैठा हुआ था, शेरशाह सूरी के पास में, मालदेव के विरोध में बैठा हुआ था। साथ में बीकानेर का कल्याणवल अपने राज्य को पाने के लिए कहां पर बैठा हुआ था, शेरशाह सूरी के पास में बैठा हुआ था। और तीसरा कारण अभी हमने जान लिया कि इसने हुमायूं की सहायता करने को इसने कहा था और उसको पकड़ा नहीं, ये भी इसका तीसरा कारण था। तो देखो, शेरशाह सूरी ने जो है आपके आक्रमण किया, किस पर, मारवाड़ पर आक्रमण किया। और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। एक तरफ है आपके मालदेव, कौन था, मालदेव, और एक तरफ कौन है आपके, शेरशाह सूरी। मालदेव की इसमें हार होती है और शेरशाह सूरी इसमें जीत जाता है। अब देखो, बात ऐसी हुई, इसमें शेरशाह सूरी को जीतने का मुख्य कारण क्या था, वो ये था कि जो आपके मालदेव है, तो मालदेव के 2 सेनापति थे जिनका नाम था जेता और कुप्पा। क्या नाम था, इसके जो 2 सेनापति थे, इसके जो सेनापति, इसके 2 सेनापति थे जिनका नाम था जेता, एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुप्पा। ध्यान रखना, सेनापति हमेशा जोड़ी में ही होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आला और उद्दल, सुना है, ठीक है। उसके बाद में जेता और कुप्पा, गोरा और बादल। इस प्रकार से जो सेनापति होते हैं ना, वो जोड़ी के अंदर ही होते हैं। तो जेता और कुप्पा किसके सेनापति थे, मालदेव के सेनापति थे। और मालदेव इनकी दम पर ही लड़ना चाह रहा था, क्योंकि बहुत बड़े शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इन्होंने, शेरशाह सूरी ने यहाँ पर एक चाल खेली। क्या चाल खेली, अपने दिमाग का यूज लिया। एक बार इसको देख लीजिए आप। शेरशाह सूरी ने यहाँ पर चालाकी की, और यह चालाकी की इसने कि इसने यहाँ पर एक अफवाह फैलाई
किसके विरोध में? जेता और कूपा के दम पर ही कौन लड़ रहा है? तो मालदेव जेता और कूपा के दम पर ही गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ने वाला है। तो शेरशाह सूरी ने एक चिट्ठी किसके पास में भिजवाई? मालदेव के पास में एक चिट्ठी भिजवाई कि तू जिन सेनापतियों के दम पर लड़ने जा रहा है, कौन? जेता और कूपा, कि तू जिन जेता और कूपा जो सेनापति है तेरे, उनकी दम पर तू लड़ने जा रहा है, वो पता है क्या हो रहे हैं? वो मेरी तरफ मिल चुके हैं। तो मालदेव को जब इस बात का पता चला तो इसने बिना किसी सत्यता के साथ में ना कोई जांच की और कहां पर पहुंच गया? तो ये हुआ था जेतारण का, ये युद्ध हुआ है पाली में। कहां पर हो रहा है? पाली में हो रहा है। ये हो रहा है बेटा आपके पाली में, और ये जोधपुर यहां था। तो ये जो मालदेव है वो पाली से कहां पर चला गया? यानी पाली से सीधा कहां पर चला गया? जोधपुर में चला गया। अब देखो, वास्तव में ऐसा नहीं था। शेरशाह सूरी ने चालाकी खेली थी और ये अफवाह फैला दी थी। अब देखो, इनके तो दाग लग गया। किसके? जेता और कूपा के तो दाग लग गया। अब इस दाग को धोने का क्या उपाय है? तो इनके नेतृत्व में 5-5 हजार सेना थी। कितनी थी? सेनापतियों के, सेना किसके अंडर में हुआ करती थी उस समय? तो सेना उस समय सेनापति के अंडर में ही हुआ करती थी। तो इन दोनों के अंडर में 5-5 हजार सैनिक बचे। बाकी सभी सैनिक किसके साथ में चले गए? मालदेव के साथ में जोधपुर चले गए। तो ये तो इनके जीवन पर काला धब्बा लग गया। तो इस धब्बे को धोने के लिए, इस दाग को धोने के लिए इन्होंने इस युद्ध में कूद पड़े। यानी कि मालदेव तो चला गया जोधपुर, लेकिन उसके जाने के बाद भी इस युद्ध में कूद पड़े और युद्ध हो गया शुरू। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो आपके शेरशाह सूरी की क्या हो गई? हालत खराब। हालत खराब हो गई। क्या हो गई? हालत खराब। लगभग शेरशाह सूरी यहां पर हारने ही वाला था। क्या करने वाला था? यहां पर शेरशाह सूरी हारने ही वाला था। अब देखो, हारते हारते इसके दिमाग में एक उपज आई कि मैं इस युद्ध को थोड़ी देर विराम देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम था कि मैं नमाज पढ़ूंगा। तो जैसे इसने नमाज पढ़ी, नमाज में अपने ईश्वर से पता नहीं क्या मांगा, क्या क्या कुछ इसने बोला। पीछे से एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपके जलाल खा जलवानी। जलाल खा जलवानी पीछे से आता है और थोड़ी सी सेना, नई सेना लेकर आता है। अब देखो, पुरानी सेना है, इनके मध्य तो जोश खत्म हो चुका है, लड़ चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन ये सेना अभी तक क्या है? फ्रेश है, ताजा है। तो ये सेना जैसे ही जेता और कूपा के जो सैनिक थे उनसे लड़ी, और जेता और कूपा की यहां पर क्या हो गई? हार हो गई। और जीत कौन गया? तो इस युद्ध को जीत गया आपके शेरशाह सूरी। यानी कि शेरशाह सूरी इस युद्ध को क्या हो गया? जीत गया। अब जैसे ही इस युद्ध को जीता, बड़ी मुश्किल के साथ में शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीता, तो उसके मुख से एक बात निकली कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह। उस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? शेरशाह सूरी है। कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध के बारे में कई बार पूछी गई है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किस युद्ध के बारे में कही गई है? तो गिरी सुमेल युद्ध के बारे में कही गई है, या इस जेतरण युद्ध के बारे में कही गई है। किसने कही थी? तो शेरशाह सूरी ने यह बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो ये था आपके गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब देखो आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करें कि जो है तो आगे हम बात करते हैं कि मालदेव की इसमें क्या हो गई? हार हो गई। यानी कि गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और जोधपुर पर किसका अधिकार हो जाता है? तो जोधपुर पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया? जोधपुर पर आपके शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो यहां से जो मालदेव था उसने किसको छोड़ दिया? मालदेव ने जोधपुर को छोड़ दिया और कहां पर चला गया? सिवाना चला गया। सिवाना चला जाता है। और सिवाना क्या है? तो मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन
कालीन शरण स्थली। देखिए मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली क्या है? सिवाना। तो मालदेव जोधपुर को छोड़ देता है और कहां पर चला गया? सिवाना, बाड़मेर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में चला गया। और इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं। जैसे ही जीत हुई, कल्याणमल को अपना पुनः राज्य कौन सा मिल गया? बीकानेर का। बीकानेर कल्याणमल के हिस्से में चला गया और नागौर किसके हिस्से में चला गया? तो विरमदेव के हिस्से में नागौर चला गया। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो हम बात करें तो इन्होंने जोधपुर दुर्ग को जीता। किसने? जोधपुर दुर्ग को जीत लिया 1544 में। इसके बाद में ये यहां से चला गया, कालिंजरा अभियान पर चला गया। कहां पर? जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी 1544 में यहां पर लड़ा, 1545 में यहां से किस अभियान पर चला गया? तो 1545 में ये चला जाता है आपके कालिंजरा अभियान पर। कालिंजरा अभियान पर चला गया कौन? शेरशाह सूरी। वहां पर इसका एक यंत्र था जिसका नाम था हुक्का। क्या था? हुक्का। तो हुक्का क्या है? एक यंत्र है जिसमें बारूद भरकर चलाई जाती है। तो हुक्का यंत्र कौन चला रहा था? आपके शेरशाह सूरी कालिंजरा अभियान पर 1545 ईस्वी में हुक्का यंत्र चला रहा था। तो हुक्के यंत्र में बारूद फट गई। बारूद फटने के कारण 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती। तो मृत्यु होने के बाद इनका मकबरा बनाया गया। तो इनका मकबरा कहां पर बना हुआ है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का क्या बना हुआ है? मकबरा। इनका मकबरा कहां पर बना हुआ है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। अब देखो जोधपुर दुर्ग को किसने जीत लिया था? तो जोधपुर को किसने जीता था? तो आपके शेरशाह सूरी ने जीता था। तो जोधपुर को जीतने के बाद में उसने जोधपुर को किसको दिया? तो जोधपुर को उसने दिया था आपके एक तो व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वास खां। क्या नाम था? ख्वास खां प्लस ईसा खां। ख्वास खां व ईसा खां को इसने जोधपुर दुर्ग को सौंपता है। कौन? शेरशाह सूरी ख्वास खां व ईसा खां को जोधपुर दुर्ग को सौंपता है। और स्वयं कहां पर चला गया था? तो स्वयं तो आपके मालदेव आपके सिवाना चले गए थे और ये कालिंजरा अभियान पर 1545 में चला गया जहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करें कि शेरशाह सूरी यहां पर 1544 में आया था और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। तो शेरशाह सूरी ने जोधपुर या मारवाड़ पर कितने दिनों तक अधिकार किया था? तो शेरशाह सूरी ने लगभग 524 दिन रहा था। यानी कि जोधपुर में शेरशाह सूरी कितने दिन रहा था? तो जोधपुर में शेरशाह सूरी लगभग 524 दिन बिताया था। देखो आगे हम बात करते हैं कि इसके समकालीन शासक कौन कौन थे। तो वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि इसके समकालीन दिल्ली का शासक आपके एक तो हुमायूं था, साथ में एक इसके समकालीन शासक था आपके शेरशाह सूरी, साथ में ही हम जान चुके हैं कि उदयपुर, किसकी बात करते हैं? उदयपुर। तो उदयपुर का उस समय समकालीन शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनवीर के विरोध में किसके, मैं पढ़ा चुका हूं वैसे, बनवीर के विरोध में किसकी सहायता की थी? तो उदय सिंह की सहायता किसने की थी? राव मालदेव ने की थी। और अपने दो सेनापति वही जेता और कूपा को किसके साथ, किसके लिए, किसके पास में सहायता के लिए भेजा था? तो उदय सिंह के पास में सहायता के लिए भेजा था। वैसे तो देखो पहले तो इनके मध्य क्या था? सहयोग की भावना थी, इन दोनों के बनती थी, लेकिन बाद में बिगड़ गई थी इनके, यानी कि इनके मध्य विवाद हो गया था और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं हड़माड़ा का युद्ध। हड़माड़ा का युद्ध। ध्यान रखना हड़माड़ा वाला जयपुर वाला नहीं है, या अजमेर वाला है। कहाँ वाला है? हड़माड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? यानी कि अजमेर वाला हड़माड़ा है, ये हुआ था आपके 24 जून 1557 को। 24 जून 1557 को मालदेव व उदय सिंह के मध्य हड़माड़ा का युद्ध हुआ था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ में यदि हमें बात करूं कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए थे? मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? मालदेव ने बनवाए थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रूठी रानी। तो रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। जो लूणकरण की पुत्री थी, वास्तविक नाम उसका क्या था? उमादे। ध्यान रखना इतिहास में एक ही रूठी रानी हुई है और वो आपके उमादे। तो रूठी रानी कविता किसने लिखी थी? ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रूठी रानी कविता किसने लिखी थी? रूठी रानी कविता। तो रूठी रानी लिखी थी आपके जाने माने व्यक्ति है जिनका नाम है केसरी सिंह बारठ।
बारहट। ठीक है, तो ये आते यहाँ पर आते हमारा मालदेव खत्म होता है, यानी मालदेव की सभी बातें हमने कर ली है। ठीक है, तो मालदेव की अंतिम बात दो ध्यान रखनी है इसके समय की कि मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था। तो मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव ने करवाया था, जबकि मेवाड़ में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। उस स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको बोलते हैं, तो राणा कुंभा को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना इनकी पत्नी, मालदेव की पत्नी का क्या नाम था, रूठी रानी था, जिसको क्या बोलते हैं, रूठी रानी बोलते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या था, उमादे था, यानी कि लूणकरण की पुत्री थी, जैसलमेर वाले की। ठीक है, इसके बाद में देखो मेन बात क्या थी कि रूठी रानी कविता किसने लिखी है। तो रूठी रानी जो कविता लिखी है वो आपके किसने लिखी है, केसरी सिंह बारठ ने। जबकि आपको मैं पूछना चाहूंगा कि सेनानी कविता किसने लिखी थी। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि सेनानी कविता किसने लिखी थी। अब देखो हमारी आज तीसरी कक्षा है, इसके बाद में देखो राव मालदेव के बाद में हम अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे। वैसे कक्षा काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसी समय आपकी ये कक्षा होने वाली है, तो जुड़ना ना भूले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, आज ही हमारी कक्षा ले रहे हो, तो पहले की भी कक्षा आप लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। और यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।